नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिला प्रशासन। पिछली वीडियो में हमने राज्य प्रशासन देख लिया था। आज जिले में प्रशासन किस प्रकार से काम करता है, तो मुख्य रूप से हम जिला कलेक्टर को देखेंगे, तहसील के स्तर पर उपखंड अधिकारी को देखेंगे, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और लास्ट में राजस्व मंडल से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। तो जिला शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 233 में किया गया है, जहां पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में बात की गई है। और दूसरा, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 कै में पंचायती राज और नगर निकाय की व्यवस्था की गई, तो उसमें जिला परिषदों का गठन वगैरह में जिला शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। जिला कहते किसको है? जिला हम सबको पता है किसको कहते हैं कि राज्य के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य को अलग अलग छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिनको हम जिला कहते हैं। विशेष प्रशासनिक क्रियाओं हेतु भौगोलिक सीमांकित क्षेत्र। राज्य को हम किसमें बांटते हैं? संभाग में। और संभाग को हम किस में बांटते हैं? फिर जिलों में बांटते हैं। जिलों को उपखंड में, उपखंड को तहसील, तहसील को उप तहसील, उप तहसील को पटवार सर्किल और पटवार सर्किल को फिर खसरे में विभाजित करते हैं। ये हम आगे अभी देखेंगे इनके प्रशासनिक मुखिया कौन कौन होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक इकाई जो हमने राज्य वगैरह देखे थे, इसके अंदर क्या क्या होगी। प्रशासनिक इकाई में सबसे ऊपर होता है राज्य। राज्य का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। के बाद आता है संभाग। इसका होता है संभागीय आयुक्त, यानी डिविजनल कमिश्नर। संभाग के बाद में क्या आता है? जिला। जिले का कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के ही एडीसी और एडीएम भी इसी में आते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद है उपखंड। उपखंड में कौन होते हैं? एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। ये प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उपखंड के बाद में क्या आती है? तहसील। तहसील का कौन होता है? तहसीलदार, जो राजस्थान की तहसीलदार सेवा से नियुक्त की जाती है। कुछ जो नायब तहसीलदार हैं, इनको पदोन्नति के द्वारा भी तहसीलदार सर्विस में क्रमोन्नत किया जाता है, पदोन्नत किया जाता है, सॉरी। इसके बाद में है उप तहसील। उप तहसील में होते हैं नायब तहसीलदार। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये एक दूसरे के अधीनस्थ हैं। जैसे तहसीलदार के अधीनस्थ हो गया नायब तहसीलदार, एसडीओ के अधीनस्थ तहसीलदार हो गया, डीएम के एसडीओ, संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर, इसके जिला कलेक्टर हो गए, मुख्य सचिव के अंडर में डिविजनल कमिश्नर आते हैं। उप तहसील के बाद में भी हम किसमें बांटते हैं? पटवार सर्किल में। इसका प्रशासकीय अधिकारी कौन होता है? कानूनगो या भूलेखागार। इसके अंडर में कौन आते हैं? पटवारी आते हैं। और पटवारी किसका ब्यौरा रखते हैं? खसरे का। जो ग्राम स्तर पर भूमि का विभाजन किया होता है उसको खसरा बोलते हैं। इसका सारा लेखा जोखा पटवारी रखता है। तो ये हो गए कि प्रशासनिक इकाई एक राज्य में क्या क्या होती है, एकदम निचले स्तर तक, ग्राम के स्तर तक, और उनके प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं वो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं जिला कलेक्टर, क्योंकि राज्य को संभाग में और फिर संभाग को जिलों के अंदर बांटा जाता है। तो जिला कलेक्टर का
पद है ये कब सृजित किया गया था? ये 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था और बंगाल के प्रथम कलेक्टर थे रॉल्फ शेल्डन। 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया गया और 1781 में ये पुनः शुरू हुआ। उसके बाद से ये लगातार जारी रहा। 1787 में इसको राजस्व संग्रहण के साथ साथ दंडनायक की शक्तियां भी प्राप्त हो गई। वर्तमान में ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है और जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। 2009 में सबसे पहले जो आरएएस अधिकारी थे अपने राजस्थान के जो सिविल सेवा से भर्ती हुए थे उनको पदोन्नत करके जिला कलेक्टर बनाया गया था। 2009 से पहले सारे आईएएस अधिकारी ही जिला कलेक्टर बनते थे। अगर ये भू राजस्व संग्रहण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं तो इनको जिला कलेक्टर या दंडाधिकारी कहते हैं। अगर ये जिले में विकास अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं तो ये जिला विकास अधिकारी कहलाते हैं। इसके अलावा ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक एवं राजस्व अधिकारी भी जिलाधीश ही होते हैं। अब है जिला दंडनायक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में एक जिला कलेक्टर है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? ये शांति और कानून व्यवस्था को बना के रखते हैं। एसपी है वो इन्हीं के अंडर में आता है। जिले का जो एसपी है तो पुलिस पर इनका नियंत्रण होता है। अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण, इसके अधीनस्थ जो भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीओ हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। दावा रहित संपत्ति का निस्तारण करते हैं कि कोई ऐसे ही भूमि पड़ी है उस संपत्ति पर अगर कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। वार्षिक अपराध प्रतिवेदन है ये सरकार को सौंपते हैं अपने जिले का। और सीआरपीसी की धारा 144 लगाते हैं। अगर किसी स्थान पर शांति व्यवस्था भंग होती है तो सीआरपीसी की धारा 144 जिले में कलेक्टर के द्वारा लगाई जाती है। मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और शस्त्र, होटल और विस्फोटक पदार्थ, इन सब के लाइसेंस, इनकी अनुमति देना, इन पर रोक लगाना, इनका विनियमन करना, ये सारे जिला कलेक्टर का जिले में कार्य होते हैं। फिर है कि जिलाधीश के रूप में कार्य, यानी न्यायिक कार्य के आधार पर भू राजस्व का संग्रहण, मतलब राजस्व का सारा संग्रहण है वो जिला कलेक्टर के नाम से किया जाता है। भू अधिग्रहण करना है, भूमि का मूल्यांकन करना है, भूमि के अभिलेख से संबंधित जो भी वाद विवाद हैं उनको देखना है, भूमि सुधार कोई कार्यक्रम चलाना है, ये सारे जिला कलेक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। कृषि ऋण जो होते हैं, तकावी ऋण होते हैं, वो जिला कलेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं। अगर जिले में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें आपदा प्रबंधन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हैं। आबकारी शुल्क लगाना, शराब पर, इन सब चीज़ों में ये जिला कलेक्टर ही आबकारी शुल्क लगाते हैं। स्टाम्प अधिनियम लागू करना और निचले निर्णयों के विरुद्ध अपील, यानी किसी को एसडीओ के खिलाफ या तहसीलदार के खिलाफ कोई अपील करनी है तो उस अपील को जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अब है जिला विकास अधिकारी के रूप में या समन्वयक के रूप में किस प्रकार से एक टीम है वो कार्य करते हैं। ये सारी जो सरकार की विकास परियोजनाएं हैं उनकी निगरानी करना, उनके कार्यक्रम है वो निश्चित करना, जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय बना के रखना कि जिले की सारी रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को भेजी जाती है, सारा डाटा है वो भेजा जाता है। जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होता है। विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण का वितरण है वो जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था जिले में जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। ये सारे एक प्रकार से तथ्यात्मक ही हैं, इन्हें हमें रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझने वाली इसमें कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। फिर है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। अब प्रोटोकॉल अधिकारी क्या होता है? प्रोटोकॉल अधिकारी होता है कि जो भी कार्यक्रम सरकार के हैं, कोई भी नेता आ रहा है, मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, उसकी सारी व्यवस्था की देखरेख करना, सुरक्षा की देखरेख करना, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में आती है। तो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में जिले में कार्य करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जब चुनाव होते हैं तो उस समय सारे जिले के निर्वाचन को यही देखते हैं। मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कोषागार, उप कोषागार का पर्यवेक्षण करना,
सैन्य अधिकारियों से संपर्क करना। अगर जिले में कोई भी सैन्य यूनिट स्थापित की गई है तो उनसे संपर्क साधते हैं कि आपदा के समय सैन्य सहायता किस प्रकार ली जाती है, और अगर कोई भी युद्ध की स्थिति आती है तो उस समय हमें पब्लिक के लिए कैसे सपोर्ट करना है, जैसे फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंस हो गई, चिकित्सा सेवा हो गई, ये दोनों आपस में मिल के चलती है। और जिले में सरकारी आवासों का आवंटन, डाक बंगलों और सर्किट हाउस का निरीक्षण करना। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा रजनी कोठारी ने दी। जिलाधीश जिला प्रशासन की धुरी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है और न ही होगा, ये के दास ने कहा था। इसमें लिखा नहीं मैंने, के दास। और जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है, ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। उपखंड प्रशासन, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, प्रथम श्रेणी का कार्यपालक। भू राजस्व अधिकारी के रूप में इसके क्या कार्य हैं? भू अभिलेख तैयार करना, भू राजस्व के संबंध में निर्देश देना, कृषि उत्पादन का आकलन करना, ग्रामवार भूमि के नक्शे तैयार करवाना, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना, और अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण और निरीक्षण, पटवारी हो गए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके ऊपर इनका नियंत्रण रखते हैं, इनसे बार बार में रिपोर्ट लेते हैं। अब एसडीओ का उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में वही कार्य है जो डीएम के रूप में एक जिला कलेक्टर का कार्य था। भू न्यायिक अधिकारी के रूप में किसी भूमि का विकास कार्यक्रम चलाना, अगर किसी भूमि पर कोई विवाद है उसका निस्तारण करना, ये सारी चीज़ें भू न्यायिक अधिकारी के रूप में। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सीआरपीसी की धारा 144 लगाना, नीचे जो अधीनस्थ हैं उनका अधीक्षण करना, ये सारी चीज़ें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखी जाती। फिर आता है तहसील प्रशासन। तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार सेवा का सदस्य होता है। आरपीएससी द्वारा इसकी भर्ती की जाती है, लेकिन इसकी नियुक्ति है वो राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि भर्ती आरपीएससी के द्वारा की जा रही है लेकिन नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जा रही है, और ये द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। उप तहसील प्रशासन में नायब तहसीलदार, ये अराजपत्रित अधिकारी होता है। अब राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी में क्या अंतर है? ये वे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति है वो राजपत्र में निकाली जाती है, प्रिंट की जाती है, उनको हम गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। और जिनकी नियुक्ति राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जाती है वो सारे नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। इसके बाद है कानूनगो गिरदावर या भू अभिलेख निरीक्षक। पटवार सर्किल का प्रमुख भू राजस्व अधिकारी होता है और पटवारी कानूनगो के अधीन कार्य करते हैं। फिर आता है पटवारी। ग्राम स्तर का प्रमुख राजस्व शासक होता है। एक पंचायत पे लगभग एक पटवारी होता है। भर्ती आरएसएम एसएसबी के द्वारा की जाती है और नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा। तमिलनाडु में पटवारी को कारनाम, महाराष्ट्र में तलेठी और यूपी में लेखपाल के नाम से जाना जाता है। अब है राजस्व मंडल। इसकी स्थापना सवाई मानसिंह द्वितीय के एक अध्यादेश द्वारा 1 नवंबर 1949 को की गई थी। राज्य में राजस्व मामलों का ये सर्वोच्च कोर्ट होता है राजस्व मंडल, और ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है कि जो पूरी तरह से न्यायिक शक्तियाँ जिसके पास नहीं होती है, ये क्या है, मामलों को सुन सकते हैं, उन पर अपने निर्णय भी दे सकते हैं, गवाहों को, सबूतों को इनके समक्ष प्रस्तुत भी किया जा सकता है। ये न्यायालयों को तो थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ है उसको कम करने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय अजमेर में है और न्याय आपके द्वार स्कीम के द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष हरिचंद शर्मा थे और मुख्य सचिव के समकक्ष इसका एक आईएएस अधिकारी है, वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके अलावा 20 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें आईएएस, राज्य उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ और वकील इसके सदस्य होते हैं। इसके द्वारा एक राविरा नामक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है। 15 अक्टूबर 2020 को प्रथम राजस्व दिवस था, वो मनाया गया था। अब है राजस्व मंडल के कार्य। भू अभिलेख संबंधी कार्य, राजस्व इकाइयों का गठन करना, भूमि सुधार करना और राजस्व ग्रामों की घोषणा करना। न्यायिक अधिकार में उपनिवेशन। उपनिवेशन क्या है
किसी भूमि का विकास करना कि कोई बंजर भूमि है या खाली पड़ी भूमि है, उसमें हम किस प्रकार से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हो गया उपनिवेशन। अधिनियमन करना, उसका किसके नाम पे है वो ज़मीन, इसको अधिनियमित करना। और सार्वजनिक संपत्ति एक्ट के अनुसार कोई भी मामला आता है उसका निस्तारण करना। राज्य में कृषि सांख्यिकी की, कृषि के जो स्टेटिस्टिक्स है, डाटा है, वो कलेक्ट करना। प्रत्येक 5 वर्ष बाद कृषि जनगणना और प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स योजना है केंद्र सरकार की, इसको क्रियान्वित करना। अब है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। ये क्या है कि ये राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1976 को जयपुर में और बाद में 1996 में जोधपुर में इसकी एक तलपीठ की व्यवस्था भी की गई। इसी प्रकार की एक केंद्रीय संस्थानिक इकाई है जिसको केंद्रीय प्रशासनिक अपीलीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। और राजस्व मंडल के अंतर्गत उपनिवेशन विभाग है, उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ये था अपना जिला शासन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पंचायती राज और नगर निकायों को यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग 9 और 9 के जोड़े गए थे, उनमें हमें क्या क्या आरएस के हिसाब से मुख्य चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम कल। धन्यवाद।